हेलो नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस पे। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई फटाफट लाइव आ जाए, सेशन की शुरुआत हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। तो गैलेक्सी क्लासेस पे स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का एसएससी जीडी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों 27 जनवरी 2023 में जो शिफ्ट नंबर 4 में आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें आज हम लोग बात करेंगे जीएस और हिंदी में। तो जल्दी से आ जाए भाई फटाफट सभी लोग सेशन में। हाँ भाई जल्दी से आ जाए। सेशन अच्छा लगे तो भी आप लाइक करें, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। क्योंकि अब आपकी परीक्षा में बहुत दिन बचे नहीं है, एक सप्ताह का समय है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल लग जाइए पूरे जोश और जुनून के साथ। इस बार 2024 को सिलेक्शन का ईयर बनाना है, ये बात मान के चलिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? अंडर व्हिच स्कीम 5 करोड़ एलपीजी ओहो लिक्विड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन वर प्रोवाइड टू बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है। भैया नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत किया है और आप सभी लोग जानते हैं देखिए उज्ज्वला की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उज्ज्वला की जो शुरुआत हुई है, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग जो हुई है, अगर मैं इसकी स्टार्टिंग की बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग हुई है पहले 1 मई 2016 को और ये यूपी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उज्ज्वला 2.0 अगर हम बात करें 2.0 जो है, इसकी शुरुआत जो है ये बुंदेलखंड महोबा, ये भी आपके यूपी से शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी 10 अगस्त 2021 में। इसकी शुरुआत हुई थी 10 अगस्त 2021 में हुई थी। कभी कभी आप सभी से ये भी पूछ लेता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसकी भी शुरुआत आपके यूपी से हुई थी, इसकी भी शुरुआत आपके यूपी से हुई थी और कहां से हुई थी? बागी बलिया से हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं। उज्ज्वला में होता क्या है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, इस योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग रहते हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप सभी लोग जानते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 2014-15 के समय लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा स्कीम था। आप सभी लोग जानते हैं कि सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने की परंपरा शुरू हुई थी यहाँ पे। स्किल इंडिया की अगर मैं बात करूं 2016 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, इसकी शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लिया गया था अपने पहले कार्यकाल में, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है द विंटर रेन इन तमिलनाडु इज ड्यू टू द। तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश जो होती है वो कहां से होती है, कैसे होती है? देखें, अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो जो सर्दियों में बारिश होती है, तो पहली बात तो आप ध्यान रखें, जो तमिलनाडु का जो एरिया है वो ये एरिया पड़ जाता है आपका, ये एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो साउथ वेस्ट से मानसून इंटर करता है वो मानसून यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि ये क्या है, माउंटेन है। यहाँ पे क्या होता है, हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये केरला में बरसात तो होती, वहीं बगल में तमिलनाडु में बरसात नहीं हो पाती है। और साथ ही साथ जो आंध्रा का ये जो कोस्टल रीजन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी बरसात बहुत ज़्यादा इससे नहीं होती है। उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा बरसात नहीं होती है, बंगाल में भी ऐसे ही थोड़ा बहुत। तो ये जो हवाएं होती हैं ऐसे दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे होते हुए ये इस तरह से निकल जाती हैं। यही मानसून जब यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ बन करके आते हैं तो ये दो धाराओं में बढ़ जाते हैं। एक बीच में आपका पड़ जाता है, यहाँ पे हिमालय का रेंज पड़ जाता है, एक इधर से करंट निकल जाती है और इधर आप जानते हैं तिब्बत का पठार है ना, तिब्बत का पठार है। यहाँ से होते हुए ये हवाएं इस तरीके से मूव करते हुए आती हैं, इस तरीके से, ठीक है। और ये हवाएं आती हैं तो ये आपके राजस्थान में बरसात करती हैं, पंजाब में बरसात करती हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात करती हैं। लेकिन ये जो हवाएं आ रही हैं आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो हवाएं आ रही हैं ये इस रीजन को पकड़ते हुए आ रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे झमाझम बरसात करती हैं। तो ये जो हवाएं आ रही हैं ये किस रिस्पेक्ट में आ रही हैं? नॉर्थ ईस्ट। ध्यान रखें, ये नॉर्थ ईस्ट रिस्पेक्ट में आ रही हैं।
और ये लगभग लगभग आपके 30 डिग्री के आसपास से निकल के आती हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री पे जो हवाएं चलती हैं उनको सबको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। अब ये ट्रेड विंड कैसी है, नॉर्थ ईस्ट। तो आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जहां पे भी होगा वो सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी नहीं। दक्षिण पश्चिम से यहाँ पे गर्मी में बरसात होती है, ध्यान रखना, गर्मी में के समय में यहाँ पे बरसात होती है। लेकिन तमिलनाडु का पूछा है तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी और व्यापारिक पवने, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। चलिए, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, जब ये आपसे पूछे जाएंगे तो इसी से रिलेट करके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, ये आपसे पूछ रहा है। मोपिन भारत के किस राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। मोपिन आप सभी लोग जानते हैं, एक जनजाति है जिसका नाम है गालो, गालो जनजाति। और ये जनजाति आपके पाई जाती है नेफा में। कहां पे, नेफा। नेफा, नेफा का मतलब क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बच्चों नेफा का ये फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम यही था, नेफा। तो गालो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में है, उसी का ये सांस्कृतिक उत्सव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है, यानी राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार देता है। आप देखेंगे आर्टिकल 66 में, इसमें आप देखेंगे 66 में, तो आर्टिकल 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। इसमें क्या है उपराष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन, कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है। आर्टिकल 65 में क्या है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब क्या है, अनुपस्थिति का मतलब पद त्याग या मृत्यु। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो कहीं विदेश भ्रमण पे गए हैं तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे, नहीं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और वो भी कितने समय तक, अधिकतम 6 मंथ तक। ध्यान रखना है, अधिकतम कितने, 6 मंथ तक, इस बात का ध्यान रखें। 78 क्या कहता है कि जो प्रधानमंत्री है, जो पीएम है, पीएम राष्ट्रपति को कार्यपालिका से जुड़े, ध्यान रखना, कार्यपालिका से जुड़े मामलों और संसद से जुड़े मामलों, ध्यान रखना, संसद से जुड़े मामलों की सूचना देगा, ध्यान रखना, सूचना देगा। ये काम होता है किसका, पीएम का, कि पीएम हर काम का सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक ही बच रहा होगा, और वो कौन है, आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार होता है, ठीक है बच्चों, ओके। ऐसे ही आपके आर्टिकल 161 में क्या है, राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार है, राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार है, क्षमादान का अधिकार है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, अधिकार है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। राज्यपाल को क्षमादान, लेकिन बच्चों एक मामले में है ऐसा, मृत्युदंड के मामले में केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता है। अगला क्या है, केलुचरण मोहपात्रा वॉन रिकॉग्निशन इन व्हिच डांस फॉर्म। केलुचरण जो है महापात्रा का संबंध किससे है, प्यारे बच्चों, इनका संबंध जो है वो ओडिसी नृत्य से है, ध्यान रखना, किससे है, ओडिसी नृत्य से है। छऊ की अगर मैं बात करूं तो ये बंगाल, उड़ीसा,
झारखंड का एक लोकल डांस है। ओडिसी उड़ीसा का है, सत्रिया असम का है, आप सभी लोग जानते हैं। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों का कह सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, चले अगला प्रश्न आ जाए। ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में, ध्यान रखना, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? भैया बताइए, गिरवी रखी गई संपत्ति को क्या कहा जाता है? जैसे आप देखते होंगे कि आदमी कोई लोन लेता है तो कुछ ना कुछ क्या करता है, अपने एसेट्स को गिरवी रखता है। तो गिरवी रख करके लोन लेता है, तो गिरवी रख कर लिए गए लोन को क्या कहा जाता है? बहुपक्षीय मल्टीलेटरल कहा जाता है, द्विपक्षीय बाइलेटरल कहा जाता है, यूनिलेटरल कहा जाता है, या समपक्षीय कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बच्चों, इसको नोट कर लेना। यह आपके इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हैशटैग कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये हो जाता है कोलैटरल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप गिरवी रख के कोई लोन लेते हैं और आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो उस बैंक को या उस संस्था को आपके उस प्रॉपर्टी को इंडोर्स करने का पूरा अधिकार होता है, ठीक है। हाँ या अटैचमेंट ऑर्डर भी इशू करने का अधिकार होता है, इस बात का ध्यान रखना। अटैचमेंट ऑर्डर आप समझते हैं ना, कुर्की आदेश, है ना। हाँ चलिए, अच्छा हाँ ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, कह रहे हैं अक्टूबर 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उप चुनाव आयुक्त, ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल आप देखेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 324 ये बताता है किसके बारे में? इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन में क्या होता था बच्चों, ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन में क्या होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या बोलते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और दो जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो टोटल जो होते हैं इसमें कितने होते हैं मेंबर? 3 होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि उप चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये 2022 में अगर आप देखेंगे तो वो थे राजीव कुमार। वो कौन थे? राजीव कुमार। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे तो आप क्या बोलेंगे? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ये थे सुनील अरोड़ा। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान का मतलब 2024 में अगर आपसे पूछा जाए, आज की तारीख में पूछा जाए, तो राजीव कुमार जो है, राजीव कुमार जो है वो क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चुके हैं। क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। वर्तमान में राजीव कुमार क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, और अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल, 2 लोग और हैं इलेक्शन कमिश्नर जिनको बोलते हैं, अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल, ध्यान रखना, अरुण गोयल। अब इसमें कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनूप चंद पांडे का संबंध क्या, तो ये यूपी काडर के हैं। कहाँ से हैं? यूपी काडर के हैं, ध्यान रखना यहाँ पे, यूपी काडर के हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ओके, ठीक भैया। तो इसमें क्या हो जाएगा? राजीव कुमार उस टाइम पे 2022 में थे, लेकिन वर्तमान 24 में तो राजीव कुमार क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगला क्वेश्चन क्या है? एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? आपको बताना है, एशियाई खेल 2018 में समापन के समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो ये थी रानी रामपाल। रानी रामपाल, ध्यान रखना, रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल, ओके। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? यानी द टर्म टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव
ग्रोथ वॉज क्वाइंड इन व्हिच 5 ईयर प्लान। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से 5 ईयर प्लान में ऐसा किया गया था। तो प्यारे बच्चों, जो एक्सक्लूसिव और फास्टर की बात यहाँ पे की जा रही है ग्रोथ की, तो वो है आपका 11th 5 ईयर प्लान। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि 2007 से लेकर 2012 के बीच में रहा है। ठीक है, 2007 से 2012 के बीच में। ये है तो बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हॉकी इंडिया लीग। भैया मेरे ध्यान से समझना, हॉकी इंडिया लीग, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछ रहा है हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, किस वर्ष हुई थी हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत? तो आपको मैं बता दूं, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत में क्या थी? 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। कितनी? 5 टीमों ने हिस्सा लिया, और ये हुआ था आपका 2013 में। इस बात का ध्यान रखेंगे, 2013 में। ठीक है, 2013। ठीक भैया, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बड़ा भारी क्वेश्चन आ गया भैया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फिशन। देखिए भैया, फिशन का मतलब क्या होता है? फिशन का मतलब होता है विखंडन, विखंडन, विखंडन। और एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? संलयन। ध्यान रखना, एक होता है फिशन, एक होता है फ्यूजन। फिशन होता है और एक होता है फ्यूजन। ध्यान रखना इस बात का। विखंडन का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी जो है वो ब्रेक होकर के कई बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्रेक हो जाती है। और ये ब्रेक कब होती है? ब्रेक कब होती है? जब इस पे न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट करवाया जाता है। जब इस पे न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट करवाया जाता है तो ये 2 पार्ट में अलग हो जाते हैं। ठीक है, कई पार्ट में अलग होते हैं। संलयन का मतलब होता है जब 2 बॉडी कोलैप्स कर जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं और मिल करके एक बॉडी बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या? संलयन। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? संलयन। ठीक भैया, ओके। तो यहाँ पे पढ़ें, देखिए क्या है सही आंसर। एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा के बौछार, निम्न ऊर्जा नहीं होती है, हाई एनर्जी होती है। ध्यान रखना, ये हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन होते हैं। यहीं पकड़ गया, यहीं पकड़ गया, ये फेल हो गया मामला। उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों और निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों का एक साथ आना नाभिकीय विखंडन। एक साथ जब आएंगे तो वो नाभिकीय विखंडन थोड़ी होगा, वो संलयन हो जाएगा। निम्न ऊर्जा परमाणु के नाभिक पर जब उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कि भैया जब निम्न ऊर्जा परमाणु के नाभिक पर उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन के बम्बारमेंट करवाई जाती है तो हल्के नाभिक में विभाजित हो जाते हैं, जैसे यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम क्या होता है? बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। ठीक, चले ओके। अब क्या कह रहा है? कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? कह रहा है व्हेन डिड द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस। ठीक है, ओके। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दिन, बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन, बैसाखी के दिन तारीख क्या थी? 13 अप्रैल 1919। ध्यान रखना। और ये कहाँ हुआ था? अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। यह है बिल्कुल सही आंसर। जल्लू नाम का एक व्यापारी था, उसी की बाग में हुआ था, इसीलिए उसका क्या नाम पड़ गया? जल्लू की बगिया से जलियांवाला बाग। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया या युद्ध का त्याग कर दिया? आप सभी लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक जो है उसने 261 बीसी में कलिंग को जीता था। याद है आप सभी को? कलिंग को जीता था और वहां भीषण नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार को देख करके अशोक सम्राट ने क्या किया? आजीवन युद्ध ना करने का फैसला कर लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। ठीक है,
ओके। और बाद में इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क जो कुल मिलाकर लगभग इतना लाख किलोमीटर तक समेकित है। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है भैया। विश्व में पहले स्थान पे चाइना है और भारत जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है। और किस मामले में है, वो है सड़क। ठीक है, क्योंकि 62 लाख किलोमीटर का जो नेटवर्क है वो केवल सड़क का ही है, क्योंकि समुद्र का है नहीं, उतना लंबी सड़क हमारे यहाँ है नहीं। रेल अभी है नहीं उतनी ज़्यादा, है ना, रेल 1.25 लाख के आसपास होगी। वायु मार्ग भी नहीं है उतना। ठीक है, तो सड़क मार्ग ही है जो दुनिया में दूसरे नंबर पे है नेटवर्क में। ठीक है, सड़क। ओके बेटा, चले अगला क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी कितना है। तो बच्चों एक बात बता दें, सबसे अधिक जनघनत्व, सबसे अधिक जनघनत्व यानी कि डेंसिटी जो रही है, सबसे अधिक जो रही है, अधिक जनघनत्व, वो है किसका, बिहार का। ध्यान रखना, बिहार का। और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे कम जो है वो किसका है, अरुणाचल का, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडिया का पूछ रहा है तो टोटल जो अगर आप इंडिया का देखेंगे तो 382 स्क्वायर किलोमीटर ये है इसका क्या, जनघनत्व। ठीक है, 382 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये है जनघनत्व, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ये इनका जनघनत्व है। ठीक है, ओके। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार 2022 में हुए चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, जरा मुझे बताएंगे कौन है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, भूपेंद्र पटेल, विजय रूपाणी। भूपेंद्र पटेल को ही बनाया गया था ना, भूपेंद्र पटेल को ही बनाया गया था, आप सभी लोग जानते हैं, भूपेंद्र पटेल इन्हीं को ही बनाया गया था, इसमें सोचना ही नहीं है। विजय रूपाणी इनसे पहले थे, इसके बाद आनंदीबेन पटेल, फिर उसके बाद उनको रिटायर किया गया, फिर भूपेंद्र चंद पटेल को बनाया गया। ठीक है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना का प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। अगर हम परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करें, परिवार नियोजन कार्यक्रम, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी शुरुआत 1952 में ही कर दी गई थी, क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद यह अंदाजा था कि अब जनसंख्या बढ़ेगी, इसीलिए परिवार नियोजन 1952 में ही लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसको किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत लाया गया था। अगर आप सभी से ये पूछता है तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे कि साहब परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ये योजना जो है ये किसका हिस्सा था, ये 6 5 ईयर प्लान का हिस्सा था। किसका था, 6 5 ईयर प्लान का हिस्सा था, 6 5 ईयर प्लान का हिस्सा था। और ये 6 5 ईयर प्लान अगर आप देखेंगे तो ये कब से कब था, 1980 से लेके 1985 के बीच में था। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। 80 से लेके कब तक था, 85। ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आपके सामने यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, 6 5 ईयर प्लान में। ठीक है बच्चों, ओके। अगला क्वेश्चन, Which of the following is not a source of protein? क्या कह रहा है, कौन ऐसा है जो प्रोटीन का स्रोत नहीं है, मतलब किस में प्रोटीन नहीं मिलेगी। मछली में है, मांस में है, दूध में, नींबू में नहीं है, ये तो सभी लोग जानते हैं। नींबू में क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है बहुतायत मात्रा में, जो स्किन के लिए अच्छा होता है, मसूड़ों के लिए अच्छा होता है, दांत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, हाँ। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है। अरे भैया मेरे, कथकली अगर आपसे बोले तो देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कथकली कहाँ है, केरल।
कथकली कहाँ है? केरल। और केरल क्या है आपका? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। कथकली क्या है? दक्षिण भारत। ध्यान रखना इस बात का, दक्षिण भारत। आइए देखते हैं जीएस का अंतिम प्रश्न। कह रहे हैं आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? आंध्र प्रदेश गठन को लेके बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। मैं लंबी चौड़ी कहानी को 1 मिनट में समझाता हूं। आप सभी लोग जानते हैं पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु ये क्या किए थे? 56 दिन भूख हड़ताल किए थे। क्या किए थे? 56 दिन भूख हड़ताल। 56 दिन क्या किया था? भूख हड़ताल किए थे। भूख हड़ताल किए थे। ठीक है, क्यों किए थे? क्यों किए थे? क्यों किए थे? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भाषा आधार पर। भाषा कौन थी? तेलुगु। आधार पर, आधार पर अलग राज्य की मांग। अलग राज्य की मांग, राज्य की मांग कर रहे थे ये। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश का गठन। गठन भाषा के आधार पर। ध्यान रखना, भाषा के आधार पर। आधार पर। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या आता है बच्चों? 7th अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। 7वां अमेंडमेंट होता है 1956 में। और इसमें क्या आता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, है ना, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन, पुनर्गठन, पुनर्गठन आयोग। ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है ना। फजल अली इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके आधार पर अगर हम बात करें तो कई राज्यों का फिर से क्या हुआ? गठन हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश का फिर से गठन किया गया। तो आंध्र प्रदेश का जो पुनः गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। तो ज्यादातर राज्यों का 1 नवंबर 1956 को ही पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, हाँ, ओके, चले। और वैसे पूछे आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई तो आप बोलेंगे 1 अक्टूबर 1953 में। पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। आइए देखते हैं हिंदी के सेट में क्या है। किसी बात पर बार बार जोर देना वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? भैया आग्रह का मतलब क्या होता है? निवेदन करना। आग्रह का मतलब क्या होता है? निवेदन करना। इसका मतलब क्या होता है? निवेदन। नाद का मतलब क्या होता है? आवाज करना। आवाज करना या ध्वनि करना। ध्वनि करना। कलरव का मतलब होता है कलरव, कलरव का मतलब कह सकते हैं उमंग में खेलना। जैसे पक्षी कलरव कर रहे हैं, खेल कूद करना, है ना। मुनादी का मतलब क्या होता है? ढोल नगाड़े बजा करके, ढोल नगाड़े, ढोल नगाड़े बजाकर, बजा कर लोगों को सूचित करना। लोगों को कोई बात सूचित करना। कोई बात सूचित करना। आपने देखा होगा, अक्सर मूवी में देखा होगा, दादा ढिंढोरा पिटवा दीजिए, है ना। तो ढिंढोरा पिटवा दीजिए तो उसको क्या कहते हैं? सुनो सुनो सुनो, आज राजा ने ये अनाउंसमेंट किया है। आप लोग देखते होंगे गलियों में भी तमाम आते हैं ना, प्रचार करने वाले आते हैं ना, सड़कों पे भी लगे रहते हैं कि कोई भी नंबर अपना एयरटेल में, कोई भी नंबर अपना जियो में पोर्ट कराएं, 1 महीने का आप रिचार्ज फ्री पाएं। तो बार बार रिपीट कर रहा है। तो बार बार कोई चीज़ को रिपीट करना, दैट इज़ मुनीद। ठीक है ना, हाँ, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, एक चीज़ पर जोर देना, दैट इज़ मुनीद। मुनीद का मतलब कोई चीज़ को बार बार रिपीट करना। जानने की इच्छा, तो इसको हम जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अज्ञ का मतलब क्या होता है? देखो, अज्ञ का मतलब 2 यहां पे निकाल सकते हैं अर्थ। एक अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता है, और दूसरा अज्ञ का मतलब यह है जो ना तो कह सकते हैं आस्तिक है पूरी तरीके से, ना ही नास्तिक है। वो तर्क से चीजों को समझता है, तर्क से चीजों को समझता है, उसको अज्ञ भी कहते हैं। जिजीविषा का मतलब जो जीना चाहता है, जानकारी मतलब जानकारी। ठीक है, जानने की इच्छा क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। अगला,
वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहते हैं विधुर। ध्यान रखना, जैसे पति की मृत्यु के बाद उसको विधवा लोग कहते हैं, ऐसे ही पति की मृत्यु के बाद और पत्नी की मृत्यु के बाद पति को क्या कहेंगे, उस पुरुष को क्या कहेंगे, विधुर कहेंगे। चोर को क्षमादान कर दिया गया। अच्छा, वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचानना है, शुद्ध वाक्य बताना है। क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रिया जो करना होता है। क्षमादान दिया जाता नहीं, क्षमादान किया जाता है। चोर को क्षमादान प्रदान किया गया, चोर को क्षमादान कर दिया गया, क्षमा कर दिया गया, चोर को क्षमा कर दिया गया, चोर को क्षमादान दे दिया गया, चोर को क्षमादान किया गया। अब आप मुझे बताएंगे इसमें क्या हुआ। देखिए, आपने देखा होगा कि क्षमादान ही वर्ड समझ में निकल के आता है। क्षमादान करने का अधिकार, क्षमा करने का, क्षमादान, तो क्षमादान प्रदान किया गया, ये पहला पॉइंट आपका आ जाता है शुद्ध वाक्य। चोर को क्षमादान प्रदान किया गया, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न क्या आएगा, बाढ़ के कारण जान माल की भारी, भैया बाढ़ के कारण जान माल की भारी क्या हुई, तबाही, विनाश लीला, रंजिश उगाही। क्या होगा, तबाही हो चुकी है, जान माल की क्या है, विनाश लीला, विनाश लीला नहीं होगा, तबाही। जान माल की भारी तबाही हो चुकी है, यहाँ पे क्या होगा, तबाही हो चुकी है, ठीक है। भारी क्या हो चुकी है, तबाही हो चुकी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। भारी क्या हो चुकी है, तबाही हो चुकी है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान करें। अशुद्ध, देखिए उज्जवल अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उज्जवल ऐसे लिखेंगे, उज्जवल। अनधिकार, अतिथि, अतिथि, कवित्री, इसमें अशुद्ध पहचानना है तो यही है आपका अशुद्ध, यही है आपका अशुद्ध। अनधिकार, अतिथि, कवित्री, ये सब सही लिखा है, ये सही लिखा है। गलत क्या है, उज्जवल, ये इसने क्या लिखा है, उज्जवल, जबकि होता है उज्जवल। नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्प में से चुनिए। लोहा मानना, लोहा मानना है ना, लोहा मानना, भैया मैं लोहा मान गया आपके काम का, बिल्कुल, इसका मतलब क्या हुआ, सच्चाई स्वीकार करना नहीं, गलती स्वीकार करना नहीं, वीरता स्वीकार करना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, दोनों तो लगभग एक ही चीज है, लेकिन लोहा कहीं ना कहीं वीरता को डिनोट करता है, इसलिए वीरता के साथ हम जाएंगे। हालांकि श्रेष्ठता भी सही है, लेकिन लोहा जो है हमेशा पावर को दिखाता है, पावर मतलब वीरता, ठीक है, हाँ, ओके। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सकर्मक और अकर्मक, देखें सकर्मक, अगर आप देखें सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म भी हो और कर्ता भी हो, और अकर्मक का मतलब जिसमें केवल कर्ता हो, अकर्मक जिसमें कर्ता हो, ठीक। अब क्या कह रहा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी अकर्मक है, ठीक है। बालक दौड़ता है, सोहन साइकिल चलाता है, मोहन दूध पीता है, श्याम ढोलक बजाता है। अब ये सोहन, मोहन, श्याम क्या है, करता है। बालक दौड़ता है, बालक क्या हो गया, कर्म, दौड़ता है, तो ये आपका हो जाता है सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित किस वाक्य में क्लेश, कहते ना कि आजकल घर में बहुत क्लेश हो गया है भैया, है घर में बहुत क्लेश हो गया, अक्सर आपने एक चीज देखा होगा वर्ड सुनते हुए, तो क्लेश का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, घर में बहुत क्लेश हुआ है, तो अश्विनी अधिक रुष्ट हो गया है, उस बात का मुझे दुख है। दुख क्लेश एक ही होता है, ठीक है, दुख और क्लेश एक ही है, जहां दुख होगा वहीं क्लेश होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, दुख और क्लेश एक ही है। अगला क्या कह रहा है, विकल्पों में दिए गए शब्दों को उचित शब्द से चुनकर निम्न का वाक्य पूर्ण करें। हमें अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। अन्न, यह है अन्न, सही लिखा हुआ है, अन्न नहीं है, अन्न गलत है, अन्य गलत है, अन्न गलत है, ध्यान रखना। अन्न, अन्न का मतलब भोजन, ठीक है, अनाज। हमें अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखें क्या है, आंसर करते रहे सभी लोग भाई, हाँ।
निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? मोहिनी का पति, भैया पति नहीं होता है, ऐसे होता है पति, पति नहीं होता है, पति होता है, परदेश में है। मोहिनी का पति परदेश में है, तो पति ऐसे लिखा जाएगा, गलती यहां पे है। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? तो पति में त्रुटि है, तो पति नहीं होता है, पति होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्या है? दिए गए शब्द का सही विलोम पहचानिए। अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश। कमरे में प्रकाश फैला हुआ है, ध्यान रखना। प्रकाश होता है, रोशनी होता है, चांदनी नहीं होता है। कमरे में चांदनी है, नहीं, चांदनी नहीं होता है, चांदनी नहीं होता है, प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल्दी से मुझे बताएंगे सभी लोग, भाई जल्दी से मुझे बताएंगे। आज मैच देखकर आनंद आ गया, जल्दी से मुझे बताएं। इसमें क्या कह रहा है? रेखांकित का पर्यायवाची शब्द बताना है। आनंद, आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? सुधि, मधवा, प्रसन्नता या रम्य? तो भाई प्रसन्नता ही होता है। आनंद का, आनंद का क्या होता है? प्रसन्नता। अगला क्वेश्चन क्या है? विकल्प में दिया गया है, विकल्पों में से आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा, मैंने तो आस्तीन का सांप पाल रखा है। हाँ, प्रिय बनकर धोखा देना। आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है? कि जो आदमी बहुत करीब होता है और करीब रह करके धोखा देता है, तो कहते ना कि प्रिय बनकर धोखा देना। मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रिय बनकर धोखा देना, विश्वास पात्र बनकर बनना, विश्वास पात्र बनना, सबका प्रिय बनकर रहने वाला, दुष्टता करने वाला। नहीं भाई ना, प्रिय बनकर धोखा देना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। आस्तीन का सांप का मतलब क्या हुआ? जो धोखा देगा। आस्तीन इसी को बोलते ना, आस्तीन, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब क्या हुआ? प्रिय बनकर धोखा देना। घोड़ा जंगल की तरफ भागा। अच्छा, उपरोक्त वाक्य में की तरफ के बदले कौन सा शब्द प्रयोग हो सकता है? अच्छा, घोड़ा जंगल की ओर भागा, की तरफ हटा दो, की ओर भागा, और क्या? जंगल की ओर भागा। ये देखो, इसमें इतना दिमाग क्या लगाना जी, इतना दिमाग क्या लगाना भाई। आंसर पे आंसर मिलते जा रहे हैं। अब आइए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या कह रहा है। एक कहानी है छोटी सी। स्कूली सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात, ओहो, स्कूल टाइम में बाई गॉड बता रहा हूँ, जब हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होता था, ऐसा लगता था कि जैसे 10-15 दिन का जो वो समय मिलता था। ओ क्रिकेट टूर्नामेंट, चारों तरफ क्रिकेट टूर्नामेंट, यहाँ एंट्री फीस जमा किए, वहाँ खेलने गए, वहाँ खेलने, गजब मजा आता था भाई। हाँ, वो दिन लौट के कहाँ आने वाले हैं। चलो देखें, स्कूली सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात लंबी लंबी क्या? छुट्टियों का आनंद। लंबी छुट्टियों का आनंद कुछ और ही होता था। यही तो मैं बता रहा था, लंबी छुट्टियों का आनंद कुछ और ही होता था। पढ़ाई का बोझ सिर से, अरे माफ कीजिए, पढ़ाई का बोझ सिर से क्या होता था? ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ क्या कह रहा है? पढ़ाई का बोझ सिर से उतर जाता था। पढ़ाई का बोझ सिर से उतर जाता था। उस समय परीक्षा के क्या? परिणाम की प्रतीक्षा होती थी। अभी देखिए ऑप्शन में लिखा होगा परिणाम है। एग्जाम देने के बाद हम लोग परिणाम देखते थे कि भैया क्या परिणाम होगा। ये देखो आ गया है। उस समय परीक्षा के क्या होता था? परिणाम की प्रतीक्षा होती थी, रिजल्ट क्या आ रहा है, और फिर मुंह बनाते थे, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड, ऐसे ही डिवीजन में पास होते थे सब लोग हैं। हाँ, और उसके बाद फिर अगला क्या कह रहे हैं? अगला क्या कह रहे हैं? छुट्टियों का समय हमारा अपना होता था। छुट्टियों का समय हमारा अपना होता था। हमारे लिए यह एक अतुल्य क्या होता था? हमारे लिए यह समय
अतुल्य संपत्ति से कम नहीं होता था, अतुल्य संपत्ति से कम नहीं होता था। ये पूरी कहानी समझ गए होंगे आप लोग। अतुल्य संपत्ति से कम नहीं होता था मतलब स्कूली सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात लंबी छुट्टी का आनंद कुछ और ही होता था। पढ़ाई का बोझ सिर से उतर जाता था। उस समय परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा होती थी। छुट्टियों का समय हमारा अपना होता था। हमारे लिए यह अपना अतुल्य संपत्ति से कम नहीं है। हमारे लिए यह समय अतुल्य संपत्ति से कम नहीं होता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। जुड़े रहें आप सब गैलेक्सी क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सेट के साथ। तब तक सभी लोगों को ही राम राम, जय हिंद।